हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट भी भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप इस 17 फरवरी को मैथ का एग्जाम पेपर देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वो सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सही मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिससे √27 को गुना करने पे एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया √3, बी में दिया गया है 13, सी में दिया गया है 9 और ऑप्शन डी में दिया गया है 3√2। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से इसी वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सही मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि √2 संख्या है। तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसा संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल ना होता हो तो ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बहुपद 4x² - 3 के शून्य क्या होगा। तो यहाँ पे 4x² - 3 दिया गया है। यदि -3 को बराबर की तरफ भेजेंगे तो ये बराबर में +3 हो जाएगा। यदि हम x² = 3 लिख देंगे तो 4 यहाँ पे जो आप गुना में देख पा रहे हैं बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा। उसके बाद में यदि आप x पर से स्क्वायर हटा देंगे तो 3/4 यहाँ पे आप जो प्लस माइनस में देख पा रहे थे, स्क्वायर हटने पे ये प्लस माइनस में आकर ये रूट चढ़ जाएगा। आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि √3 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है 2। इससे हमें ये पता चल रहा है कि x का जो मान आने वाला है वो प्लस √3/2 और माइनस √3/2 होगा। इस प्रकार का ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन 4 कहता है कि यदि बहुपद px में दिया गया है x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा कुमा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जानिए कि ये आपका a का मान होता है, दूसरा वाला b का मान होता है, तो वहीं पे तीसरा वाला c का मान होता है। अब हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा का मान। आप सभी को बता दें कि अल्फा प्लस बीटा का आसान फॉर्मूला -b/a होता है। अब यहाँ पे b की मान की बात करें तो फॉर्मूला में सबसे पहले माइनस दिया गया तो हम माइनस लिखेंगे। b का मान यहाँ पे 7 है तो 7 लिखेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए a का मान। a का मान यहाँ पे कुछ भी ना होने के कारण हम 1 मानेंगे। यदि -7 में 1 से भाग लगा भी देंगे तो -7 ही होगा। इस प्रकार का ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन 5 कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² - x + 4 के शून्यक है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे कि अलजेब्रा में एक फॉर्मूला आता है a² + b² बराबर क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस में होता है 2ab। ठीक है जी। तो यहाँ पे ए बी के बदले में हमें अल्फा प्लस बीटा कर देना है। हम यहाँ पे करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 × अल्फा × बीटा हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है। b का मान यहाँ पे -1 है, a का मान भी कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे। तो -1 में यदि हम 1 से भाग लगा भी देंगे तो ये -1 हो जाएगा। उसके बाद में हम अल्फा × बीटा ज्ञात करेंगे। इसका फॉर्मूला c/a होता है। c का मान यहाँ पे 4 दे रखा है तो 4 लिखेंगे। a का मान कुछ भी ना होने के कारण हम 1 मानेंगे, घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कहा गया है। अल्फा प्लस बीटा का मान हम ज्ञात किए तो -1 आया है तो -1 का स्क्वायर कर देंगे।
उसके बाद में 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे 4 आया है, तो हम यहाँ पे आसान तरीके से 4 लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ए का स्क्वायर आप सभी देख पा रहे हैं, तो ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 4 का स्क्वायर 4 का 16 हो जाएगा और 16 दूनी 32 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पे केवल 2 इंटू अल्फा था इंटू बीटा था, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे कितना है जी 4 आया है, तो ये आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है जी। अब 1 में से 8 घटा दीजिएगा तो -7 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया जा चुका है। इसके बाद में क्वेश्चन 6 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में x - 3y = 0, 2x + 4y = 10 का हल क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले विलोपन विधि से हल करने के लिए इसमें आपको 2 से गुना कर देना होगा। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या करें, x में यदि हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 2x हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद में 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, 6 यहाँ पे y हो जाएगा और बराबर में 0 में यदि हम 2 से गुना करेंगे तो 0 का 0 होगा। यहाँ पर यहाँ वाला जो समीकरण है उसे हम सेम टू सेम उतारेंगे, 2x + 4y = 10। अब यहाँ पे प्लस माइनस वाला है, दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम यदि हम माइनस करेंगे तो 6 और 4 में ये -10 हो जाएगा और यहाँ पे भी 10 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कटेगा, तो 10 से कम 10 ये एक मरतबे कट जाएगा। अब यहाँ पे y का जो मान आ गया है वो 1 आ गया है। अब यही y का मान हम x में रख देंगे, यानी x का मान ये हम कितना है, तो हम x - 3 गुने y का मान हम -1 रख देंगे, तो ये बराबर 0, यानी x का माइनस जो 3 है उधर जाकर ये +3 हो जाएगा, यानी x का मान 1 y का मान 1 ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखिए। क्वेश्चन 7 कहता है कि यदि द्विघात समीकरण cx² - bx + c = 0 के विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। या देखिएगा समान मूल बीटा का मान यहाँ पे b/2c हो जाएगा। यह एक फॉर्मूला है जो आप सभी को याद रखना बेहद जरूरी है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए। कहता है कि समांतर श्रेणी AP √2, √8, √18, √32 का सारवंतर क्या होगा। देखिए सारवंतर कहते किसे हैं, तो दूसरे पद और पहले पद को अंतर को ही सारवंतर कहते हैं, जिसे d द्वारा सूचित किया जाता है। इसका आसान फॉर्मूला A2 - A1 होता है। A2 का मान यहाँ पे √8 है तो √8 लिखेंगे, A1 का मान यहाँ पे √2 है तो √2 लिखेंगे। अब √8 का हमें गुणनखंड करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे √2 को √2 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि डबल 2 का 1 2 हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, रूट में केवल यहाँ पे 2 बचेगा -√2, तो √2 में से √2 यदि आप घटा देंगे तो जाहिर सी बात है √2 होगा और √2 ऑप्शन ए में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल 9 नंबर सवाल कहता है कि समांतर श्रेणी का पहला पद यानी a का मान -2 दे रखा है, सारवंतर d का मान 2 दे रखा है, तो तीसरा पद क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमें A3 का मान पूछा गया है। तीसरा पद ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला a + 2d होता है। तो दोस्तों यहाँ पे a का मान हमें चाहिए, a का मान -2 था और 2 गुने d का मान, तो d का मान यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये -2 और 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -2 और +4 मिलकर आपका ये +2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। पहला ऑप्शन में दिया गया साइन 60 डिग्री और साइन में 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ये तो गलत हो गया। बी में दिया गया साइन 45 डिग्री का मान, इसका भी मान 1/√2 के बराबर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। साइन 30 का मान दोस्तों 1/2 होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी में दिया गया 1/sin 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। अब ये है बड़ा वाला गुना, बड़ा वाला बटा, इसे हमें गुना में चेंज करना होगा। तो गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला √2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा, 1 से 1 कटा देंगे तो प्राप्त संख्या √2 होगा। तो √2 किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/sin 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 1/√3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। आसान शब्दों में कहे तो ये क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि cot में कितने डिग्री का मान 1/√3 के बराबर होते हैं। तो tan में 30 डिग्री और cot में 60 डिग्री का मान 1/√3 के बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे cot 60 डिग्री क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल त्रिकोणमिति से ही लिया गया है। कहता है कि cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर x डॉट cos 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान, तो कॉस में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। और माइनस कॉस 30 डिग्री का मान, तो दोस्तों कॉस में 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो इसका भी कर देंगे स्क्वायर। बराबर में है x, और यहाँ पे कॉस 45 डिग्री है, तो कॉस में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और इस यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान तो 1/√2 होता है। एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 बचेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पे केवल 3 बच जाएगा, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पे x का x लिखिएगा, एक में x ना कीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं, और यहाँ पे √2 में √2 से गुना होगा तो ये 2 हो जाएगा। इसे हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं x/2। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, 2 और 4 का हमें एलसीएम लेना है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 में x ना करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे x/2 है, x/2 ही लिखेंगे। 4 में से 6 घटेगा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, बटा में 4 है, यहाँ पे x/2 दिया गया है, तो 2 दूनी ये 4 कट गया है। अब 2 में हम 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और -2 में यदि हम 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, -2 ही हो जाएगा। यदि हम x बराबर, देखिए यहाँ पे तो आपका कट ही गया है, 2 दूनी 4, ये 2 बच गया है, 2 एकम 2, यानी आपका जब कटा देंगे तो ये 1 देखिए 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, यानी क्वेश्चन का सही जवाब 1/2 होगा, जो कि माइनस में होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो याद रहे यदि ये क्वेश्चन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर रहता तो 1 होता। देखिए ये क्वेश्चन हमसे उल्टा पूछा गया है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो -1 होगा, सीधा रहेगा तो 1 हो जाएगा। सवाल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, ठीक है जी। उम्मीद है आप सभी को तो आंसर मालूम होगा। जिन भी सवालों का आंसर यदि आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर उस क्वेश्चन का आंसर लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसीलिए क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना जी, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा में एक फॉर्मूला आता है कोसेक थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा। सेक थीटा में एक फॉर्मूला आता है 1/ cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ा वाला बटा हमारा ये है, इसे हम गुना में चेंज करेंगे, यानी लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा, और गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा cot स्क्वायर थीटा, और एक जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये नीचे एक आ जाएगा, एक से एक हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा बटा में sin स्क्वायर थीटा। आप सभी बता दें कि cos थीटा बटा sin थीटा का एक फॉर्मूला आता है cot थीटा, दोनों पे स्क्वायर लगाए हैं तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। इस प्रकार का ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। एक आसान ट्रिक जान लीजिए, जब भी मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऊपर में यहाँ पे प्लस में जो भी चीज लिखा रहता है यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब आ जाता है। यदि ऊपर में 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दिया जाए तो क्वेश्चन का सही जवाब tan स्क्वायर थीटा ही आता है। अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए कि 4 × sin 18 डिग्री × cos 72 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको 4 जहां पे है वहीं पे लिखना है, sin 18 डिग्री को आपको तोड़ना है। आप यहाँ पे लिखेंगे sin × 90 में से 18 घटेगा तो जाहिर सी बात है 72 हो जाएगा, इंटू में दिया गया सेक 72, इसे आप सेम टू सेम लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 4 sin × 90 - थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos, और थीटा के बदले में 72 है तो 72 लिखेंगे। यहाँ पे है दोस्तों सेक 72, तो सेक 72 को सेक 72 लिखेंगे। अब आप ही बताइए कि 4 के 4 कोस रहेगा तो गुना, cos थीटा गुने सेक थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब 4 में यदि हम 1 से गुणा कर देंगे तो प्राप्त संख्या 4 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 4। अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर इसके शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, जरा दिमाग लगा के इसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले एक इस प्रकार से आप सभी को मीनार बना लेनी है, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे आप हम ए लिखते हैं, ये बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु ये नीचे वाला को तल या पाद बिंदु बोला जाता है, यहाँ से 100 मीटर दूर, यानी इसकी जो दूरी है बी से सी तक, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 मीटर है।
इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी ये जो कोण है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 डिग्री है। अब हमें ज्ञात करना है P का मान। आप सभी को बता दें कि P बटा B किस में होता है जी, तो tan में होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में कितना से, तो tan 60 डिग्री से फॉर्मूला P बटे B होता है, तो P बटे B लिखेंगे। tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो हम √3 लिखेंगे। P का मान कुछ भी नहीं तो P मानेंगे, और B का मान यहाँ पे 100 है तो हम 100 लिख देंगे। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। इधर 100 P में यदि हम 1 से ना करेंगे तो P हो जाएगा, और 100 में √3 से ना करेंगे तो 100 √3 होगा। तो 100 √3 ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे ए में दिया गया है, अतः क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल 18 नंबर सवाल भी ऐसा ही दिया है कि 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु से अनुमान कोण 30 डिग्री है, तो मीनार के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम है, यहाँ पे मान जो है वो चेंज कर दिया गया है। पहले पाद बिंदु का मान दिया जाता था तो ऊंचाई पूछा था, इसलिए मीनार की जो ऊंचाई है ना ये हमें प्राप्त है 10 मीटर, तो इसका नाम ए बी और सी रख लेते हैं। अब हमें ये ज्ञात करना है कोण जो है इसमें भी 30 डिग्री है, इसमें भी देखिए पी और बी किस में होता है, तो आप कहेंगे सर tan में होता है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में tan कितना डिग्री से, तो 30 डिग्री से। फॉर्मूला P बटे बी, तो P बटे बी लिखेंगे। देखिए tan में जो 30 डिग्री का मान होते हैं वो 1/√3 होते हैं, तो हम यहाँ पे 1/√3 लिखेंगे। P का मान यहाँ पे 10 है तो 10 लिखेंगे, और B का मान कुछ भी नहीं है तो केवल B लिख देंगे। B में यदि हम 1 न कर देंगे तो B हो जाएगा, और 10 में √3 न करेंगे तो 10√3 हो जाएगा। 10√3 ऑप्शन ए में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल कहता है कि बिंदु 5 का -2 को x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी। तो देखिए x अक्ष से दूरी यदि पूछा जाए तो आपका ये दूसरे वाला जो है -2 ये आपका आंसर हो जाएगा, y अक्ष से पूछा जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसके बाद में कहता है कि बिंदु -3 का -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। याद रहे मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक ऐसा सवाल 100% पूछ लिया जाएगा जिनमें पूछा जाएगा बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है या किस पाद में स्थित है। तो यदि दोनों बिंदु माइनस में दिया गया हो तो समझ लीजिए कि ये तृतीय पाद में है, दोनों बिंदु प्लस में है तो समझ लीजिए प्रथम पाद में है। पहले माइनस बाद में प्लस हो तो द्वितीय में होता है, और पहले प्लस बाद में माइनस हो तो ये आपका चतुर्थ में हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो -3 का -5 है, अर्थात दोनों में माइनस है, तो जब दोनों में माइनस है ना जी तो हम कह सकते हैं इसे ये तृतीय पाद में स्थित होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल कहता है कि बिंदु a, b और -a, -b के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। यहाँ पे हमसे दूरी का मान पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे x1 का मान दूसरा हो जाएगा y1 का मान, उसी प्रकार से x2 दूसरा हो जाएगा y2 का मान। और दूरी ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला जान ही लीजिए, ये होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 का मान की बात करें तो -a दे रखा है, तो हम यहाँ पे -a लिखेंगे। x1 का मान भी आपका a है तो आप यहाँ पे a लिखेंगे, इसका कर दीजिए स्क्वायर। y2 का मान यहाँ पे देख लीजिए -b है दोस्तों, तो यहाँ पे -b लिखेंगे। y1 का मान यहाँ पे b है तो हम भी यहाँ पे b लिखेंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए -a और -a मिलकर ये -2b हो जाएगा, इसका कर देंगे स्क्वायर। और b मिलकर ये आपका -2b हो जाएगा, इसका भी कर देंगे स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा मिस्टेक कर दी है, a और a मिलकर आपका यहाँ पे 2a हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ध्यान पूर्वक देखें तो दोनों में यहाँ पे 4 कमन मिल रहा है, तो हम 4 को कमन कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बचेगा a स्क्वायर प्लस में बचेगा b स्क्वायर। अब यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 रूट से निकल जाएगा, तो रूट में केवल बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2√a² प्लस b स्क्वायर ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 22 कहता है आकृति में DE समानांतर BC है जिसमें AD का मान, देखिए AD का जो मान है ना जी वो 4 सेमी है, DB का मान D और B का जो मान है वो 6 मीटर है, AE का जो मान है A और E यहाँ तक ये 5 मीटर है, तो AC का मान हमसे पूछा गया। बहुत ही सिंपल थ्योरम में कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसे ही थ्योरम में कहा जाता है। इसका आसान फॉर्मूला AD बटे DB बराबर में होते हैं AE बटे EC। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें चाहिए AD का मान, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 है, तो उसके बाद DB का मान 6 है, ए का मान 5 है, इसी का मान कुछ भी नहीं दिया गया तो हम यहाँ पे x मानेंगे। 4 में यदि 1 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, 5 में 6 से गुना करेंगे
तो 5 गुने 6 हो जाएगा। यदि हम x बराबर 5 गुने 6 लिख दें तो 4 जो गुना में आप देख पा रहे हैं ये भाग में हो जाएगा। ये 2 दूनी 4, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है जी। अब 5 में 3 गुना कर दीजिएगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा और बट्टा में है 2 तो बट्टा में 2 ही रहने दीजिएगा। अब 15 में यदि आप 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 7 दूनी 14 यानी 7.5 पर तो ये कट जाएगा और 7.5 सेमी ऑप्शन सी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो है दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एड करता हूँ। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितने भी छात्र छात्राएं अभी तक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करके आप मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और उससे भी आप बढ़िया से बढ़िया तैयारियां कर सकते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे 10वीं कक्षा का ऐसे ही इम्पोर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।